produced due to accelerated charge particles. Electromagnetic waves are produced due to accelerated charge particle, and electric field vector सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो जनरेट हुआ है, इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय E नॉट I, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर is given as B equals to B naught J, then direction of propagation of electromagnetic waves is given as C equals to C naught T. एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव फ्लो या एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन है, ये फिक्स होती है। इसको बताने के लिए मैंने एक रूल बनाया है जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था, वैसे ही आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर थंब को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड I वेक्टर की डायरेक्शन में रखा है, तो I का मतलब I यूनिट वेक्टर का मतलब X डायरेक्शन में, तो ये थंब को X में रखना है। अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर Y डायरेक्शन में आया, तो ये Y डायरेक्शन में है, तो ये मिडिल फिंगर है, ये इसके डायरेक्शन और प्रोपोगेशन को बताती है। तो इसलिए मैंने C को लिखा C नॉट K या C K लिख दिया है। E नॉट और B नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और C लाइट की स्पीड के बारे में है। ओके, तो इस तरीके से ये डायरेक्शन सेट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं फिर से बताता हूं। राइट हैंड रूल, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक से आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, वरना आप सोचते रह जाएंगे कि कहां डायरेक्शन होगी। तो ये बहुत आसान है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, अब इसको हमने यहां यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंगूठा जो है थंब रखना है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इंडेक्स फिंगर को रखना है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मिडिल फिंगर है it will give the direction of motion of EM waves। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन जो EM वेव्स बनती है, जो एनर्जी कैरी करती है, उसकी डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे EM वेव्स का प्रोटेक्शन होता है। ओके, ये थ्योरेटिकल पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। चलिए इसको नोट करते हैं। अब मैं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी को इनके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। थ्योरेटिकल आप डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे।
अब इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, तो मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक्सेलरेटेड चार्ज से, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो लगातार चेंज होता रहता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब है वो साइनोसोडियल फॉर्म में चेंज होता है, पीरियोडिक फॉर्म में चेंज होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनता है एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा। अब उनका जो इक्वेशन होता है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम t, और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने x डायरेक्शन में लिया है तो हम इसको Ex भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Ex अलोंग x, इसको लिखने का तरीका है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका है। अच्छा, ये इक्वेशन जरूरी नहीं कि साइन में ही हो, ये इक्वेशन कॉस में भी हो सकता है। क्लियर? ये इक्वेशन कॉस में भी हो सकता है, साइन और कॉस यही पीरियोडिक फंक्शन प्रेजेंट करने के तरीके। तो मैं अब साइन में लिख रहा हूं, आप चाहो तो इसको कॉस में भी लिख सकते हो। अच्छा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये ओमेगा टी और के जेड जो है आगे या पीछे भी हो सकते हैं। ई नॉट को बोलते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। वेक्टर फॉर्म है इसलिए आप देख सकते हैं यहां पर आई वेक्टर लगाया। ओके, सेकंड हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखेंगे बी वाई, इट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू जे, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू जे, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। ऐसे यूनिट क्लियर है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं, आइदर इन साइन आइदर इन कॉस। ओके, अब थर्ड जो है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो हम लिखेंगे सी वेक्टर जो कि z डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे सी के। तो ये तीनों चीजों को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। अगर हम इसे चाहें तो ग्राफ से भी बता सकते हैं। कैसे? ये एक्स एक्सिस का ग्राफ, ये वाई एक्सिस का ग्राफ, और सपोज ये जेड एक्सिस का ग्राफ, ठीक है ना? तीनों एक्सिस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है Ex में। इस प्रकार से ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइनोसोडियल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर देखें तो ये y एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, इसको y प्लेन ले रहे हैं हम। ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस प्लेन में है ना? ये प्लेन में है। मैं इसको डैश डैश करके दिखाऊंगा।
ये मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलोंग, तो और ये भी क्या है, इसी तरीके से साइनोसॉइडल फॉर्म में चलेगा, और z जो है वो c या वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, c की डायरेक्शन में जाएगा। और ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस c की डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर होती है। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन में एक नोट करने वाली बात वो ये है कि आपने ध्यान से देखा है, मैंने यहाँ kz लिखा है, तो ओमेगा टी माइनस के जेड, और यहां पर भी लिखा है मैंने ओमेगा टी माइनस के जेड। हालांकि यहां मैंने आई लिखा है और यहां जे लिखा है, लेकिन अंदर जेड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो के साथ जो भी एक्सिस है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव बताती है। के एक कांस्टेंट है जिसे हम वेव कांस्टेंट कहते हैं, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो उसके साथ जो भी एक्सिस होगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की एक्सिस होगी, और आप देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन z एक्सिस के अलोंग है, इसलिए यहां पर हमने दोनों इक्वेशन में kz लिखा है। अच्छा, अगर बीच में नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब प्लस x होता है, और यहां नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब प्लस y होगा। अगर ये माइनस की जगह प्लस साइन होता है तो ये अपोजिट एक्सिस, मतलब प्लस साइन तो माइनस एक्स, और प्लस वाई जे होता है तो ये प्लस साइन होता है, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सी का तो नॉर्मल इक्वेशन रहता है। ओके, अभी मैं इसके अंदर जो कांस्टेंट है इन सब की वैल्यू बताने जा रहा हूं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म है जो आपको नोट करना है। ओके, चलिए लिख लें। इन अबव इक्वेशन ओमेगा तो आप सभी जानते हैं ये होता है 2 पाई n, n इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा जो k है इसे बोलते हैं वेव कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ये वेव कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो होगी 1/मीटर। 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ। तो ये जो k है इसे ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है, और इसको हम 2 पाई बाय लैम्डा से लिखते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है c इक्वल्स टू n लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। c इज स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो c इक्वल्स टू, अगर हम n लैम्डा लिखते हैं तो देखिए c इक्वल्स टू n लैम्डा, n को लिखो है आप ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, यहां से n को लिख सकते हैं हम n इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहां से हम लैम्डा को लिखेंगे 2 पाई अपॉन k। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, और c इक्वल्स टू ओमेगा बाई k। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप इक्वेशन से ओमेगा को फाइंड करें और k को फाइंड करें, और ओमेगा अपॉन k से आप वेव वेलोसिटी बता सकते हैं। सो वेव वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू द वेव कांस्टेंट, ओके, मीटर पर सेकंड। तो ये इक्वेशंस के अंदर जो है हमको कंपेयर करना आना चाहिए ओमेगा के, और स्पीड निकालने के लिए ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए नोट कर लें। न्यूमेरिकल है कि फॉर EM waves, for n EM waves, EX is 0, EY equals to 2.5 cos 2 pi 10 to the power 60 minus pi into 10 to the power minus 2x
into J and Ez इक्वल्स टू 0। इसकी यूनिट भी दी है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन दिए गए हैं। Ex, Ey एंड Ez। फाइंड नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ EM waves, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ EM waves। फिर आपसे पूछेंगे, आपको बताना है देन वेव कांस्टेंट एंड वेव स्पीड, और थर्ड नंबर पर बताना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, तो ये सारी जानकारी केवल आपको इस इक्वेशन को देखकर देना है। चलिए मैं अब बताता हूं आपको। देखो, ये EM वेव्स के अकॉर्डिंग x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। तो y डायरेक्शन का आप चाहें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड इक्वेशन y डायरेक्शन में आपका ऐसा लिख सकते हैं आप, E नॉट कॉस है तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जे, है ना, ये इसलिए आप लिख सकते हो। अब मैं आपको लास्ट में अभी हिंट दी थी मैंने कि इस इक्वेशन के अंदर के साथ जो कुछ भी होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या मोशन को बताता है। और ये जो ट्रिक पॉइंट है, की पॉइंट है, यहीं से आप इस इक्वेशन की हेल्प से बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां पर है। तो जल्दी से बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन of EM waves is along plus x axis। कहां से पता चला? वो हमें पता चला यहां से। यहां से आपने डायरेक्शन, अच्छा मैंने इसमें एक चीज और लिखना थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब इसी में एक और चीज आ गई है, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं। जब जल्दी से बताएं कि आपको पता चल गया यहां से कि डायरेक्शन है मोशन की x, इलेक्ट्रिक फील्ड है y में, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर आप ऐसे सोचेंगे बस देखते रहेंगे क्वेश्चन को तो नहीं बनेगा। मैं इसको भी करने का एक टेक्निक बता चुका हूं, और ये मेरी बनाई हुई खुद की टेक्निक है। वो है कौन सी? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अंगूठा, थंब इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टैंडर्ड y यहां लेते हैं हम, तो अंगूठे को हम प्लस y में ले गए। ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है x में, तो ये जो है मिडिल फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। अंगूठे को y में रख के इस मिडिल फिंगर को x में ले जाओ, ये x डायरेक्शन है, दिख रहा है, अंगूठा है y डायरेक्शन में, तो इंडेक्स फिंगर ऊपर गया है, और ये कॉपी के हिसाब से प्लस z एक्सिस होगा। मैं कॉपी के हिसाब से बता रहा हूं, प्लस y इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस x डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस z एक्सिस में आएगा। ओके, तो अब आप एक इक्वेशन भर दिए जाने से, अगर आपको केवल एक इक्वेशन दिया है तो आप उससे रिलेटेड सारी डायरेक्शन कैसे टेक्निकली निकाल सकते हो, बताइए जरा। आप ये सीखे कि नहीं? ये टेक्निक सीख गए कि नहीं? केवल इक्वेशन देख के डायरेक्शंस बताना, ये कहीं किताबों में या कहीं लिखा नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने सीखा कि नहीं,
क्या आप उस टेक्निक को समझ गए कि कैसे हम इक्वेशन को पढ़ते हैं और उससे डायरेक्शंस निकालते हैं? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। अब हम आगे मैथमेटिकल इसके कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। क्या फाइंड करना है? वेव सेकंड नंबर पर, ये पहला तो हो गया के। अच्छा, व्हाट इज के? के इज 2 पाई बाय लैम्डा। और अगर आप के को कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये है के, और ये वैल्यू जो है वो है ओमेगा। टी के साथ हमेशा ओमेगा होता है और एक्स या वाई या जेड के साथ हमेशा कांस्टेंट के होता है। तो चलिए पहले के को लिख लेते हैं, जो कि है पाई इंटू 10 टू दी पावर 2। और अब ओमेगा को भी लिख लेते हैं, जो कि है 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 6। तो हम सी निकाल सकते हैं ओमेगा बाई के से। C इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। अभी यार मैंने एक रिलेशन बताया था, देखें जरा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे क्या बचेगा इसमें आपका 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन पाई इंटू 10 टू दी पावर -2। -2 है, हाँ। तो पाई से पाई कैंसिल होगा और आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, वेव स्पीड कहलाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड वेव स्पीड। तो वेव स्पीड भी आ गई है, वेव स्पीड आ चुकी है। अब हमको वेवलेंथ चाहिए और हमको फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड पर हम निकालेंगे क्या? लैम्डा। सो लैम्डा इज 2 पाई बाय के। सो 2 पाई अपॉन व्हाट इज के? के इज पाई इंटू 10 टू दी पावर -2। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, सो इट इज 200 मीटर। वेवलेंथ भी आ गया, सी भी आ गया, के भी आ गया, ओमेगा तो पता है ही। फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम करेंगे n इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2 पाई, और ये कैंसिल आउट होकर 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से केवल एक इक्वेशन दिए जाने पर हम ईएम वेव्स की सारी इंफॉर्मेशन आराम से बता सकते हैं। ओके, नोट कर लें इसको। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं, और यहां मैं आपकी इंटेलिजेंसी चेक करता हूं। ये जो क्वेश्चन है, इन गिवन क्वेश्चन, in given problem, find refractive index of medium in which EM waves is propagating. ओके, ऑप्शंस भी लिखता हूं, 3/2, 4/3, 5/3 एंड 5/2। ओके, ये ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन है, यही बस इक्वेशन दिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सपोज ईएम वेव्स किसी मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप बता सकते हैं। ओके, बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जब आपने इस इक्वेशन को देखा, तो अगर आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो एक फॉर्मूला तो आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज एक्चुअली स्पीड ऑफ electromagnetic waves in air
to the speed of electromagnetic waves in medium. ये जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ईएम वेव्स का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है एयर में, और मीडियम में कितनी होगी, ऑब्वियसली इससे कम होती है। और हमने यहां पर जो कैलकुलेट किया था, आप देखें जरा स्पीड कितना आया था, v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के से जब हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता तो हम कहते हैं मीडियम इज एयर, लेकिन उससे कम स्पीड है, इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा सकता है, बिकॉज स्पीड इन मीडियम, ये एक्चुअल में मीडियम की स्पीड हो रही है, एयर की तो नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ स्पीड हमें कम होती हुई दिख रही है। So what is the velocity of medium? We will write as 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कैंसिल आउट होगा, so answer is 3/2। 3/2 क्लियर। तो इस तरीके से केवल इक्वेशन देखकर आपसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। अगर स्पीड 3 इंटू 10⁸ आती कैलकुलेशन पर तो मीडियम एयर होगा, आप आंसर 1 लगा दोगे, लेकिन अगर उससे कम आती है तो फिर आपको म्यू इक्वल्स टू c/v का यूज करना है। ओके, क्लियर हुआ, नोट कर ले अच्छे से। अब मैं जो नेक्स्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं with the help of electric field and magnetic field as well as the property of medium। तो आपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा होगा कि स्पीड ऑफ EM waves is given as c equals to 1/√μ0 into एप्सिलॉन। लेकिन जो स्पीड है ये एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए एक ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो उसको एप्सिलॉन नॉट से उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ये एक प्रकार से मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये शो करती है कि वह कितने चार्ज को या कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है। ये प्रॉपर्टी मीडियम रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अब अगर हम म्यू नॉट को बोले तो इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, फ्री स्पेस का मतलब मीडियम से है ना, और इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 MKS यूनिट, हेनरी पर मीटर। ओके, अगर हम इन दोनों कांस्टेंट को रखकर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि एयर में और वैक्यूम में ये वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। और आप सभी जानते हैं लाइट की स्पीड भी यही होती है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसलिए वेव्स की स्पीड एयर में या वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और उसका फॉर्मूला √μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सपोज मीडियम बदल जाए, एयर की जगह वाटर या ग्लास आ जाए, फिर आप कोई भी मीडियम हो जाए जिसमें ईएम वेव्स अंदर प्रोपोगेट्स कर सकती है, तब आप देखेंगे कि स्पीड चेंज हो जाएगी, एंड इट इज गिवन एज स्पीड ऑफ ईएम वेव्स in a medium
तो इसको हम लिखेंगे स्पीड मीडियम में, ये हो जाएगी, इसको वैसे तो हम v से लिखते हैं तो v से ही लिखेंगे, हम c से नहीं लिखेंगे। 1/√μ ऑफ मीडियम इंटू एप्सिलॉन नॉट मीडियम। अब म्यू ऑफ मीडियम इज रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट मीडियम इज रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? तो म्यू एम इज म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट एम इज एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, म्यू आर इज व्हाट? रिलेटिव परमिएबिलिटी, इट इज रेशियो ऑफ म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, और क्या बोलते हैं हम इसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये हम मैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ चुके हैं, म्यू आर इज म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट आर और के, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, याद आया आपको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट आर या के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज आल्सो गिवन एज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, तो ये म्यू आर म्यू के की वैल्यू है और अभी हमने यहां लिख दिया। अब ध्यान से अगर आप देखें तो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट आप लिख सकते हैं c। तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं? c/√of म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन मीडियम। तो मीडियम की प्रॉपर्टी बदलते ही स्पीड भी चेंज हो जाएगी, c/√of म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। तो वेलोसिटी मीडियम में ईएम वेव्स की हमेशा कम हो जाती है, किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में, डिक्रीजेस। क्लियर? याद रखना, ईएम वेव्स की वेलोसिटी मीडियम में जाने पर डिक्रीज हो जाती है, और ये मैथमेटिकली आप देख रहे हैं सी में इतने इस वाले टर्म्स का डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है किसी भी मीडियम में। ओके, तो ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी स्पीड से रिलेटेड आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, अब इसको आप नोट कर लें। सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं ना, ये मैंने जो भी ब्रैकेट में लिख दिया है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिलता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करिए। इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम epsilon naught r is 1.44 and mu r is 1, then find speed of EM waves। ओके, चलिए पेन कॉपी उठाएं और सॉल्व करके जल्दी से बताएं व्हाट इज द स्पीड ऑफ EM waves। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देता हूं, ये भी आप ट्राई करें। For EM waves, direction of motion is V naught equals to, V equals to V naught J, electric field is E naught minus K, find direction of magnetic field, find magnitude
एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलिए दो क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व करें। 10 टू द पावर 5 8 आना चाहिए। ओके, अब पहले तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इन मीडियम is given as 3 into 10 to the power 8 upon under root mu r into epsilon naught r। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे पहले तो, फिर आप इसको अप्लाई कर दें। म्यू आर की वैल्यू है 1 और एप्सिलॉन नॉट 1.44। अच्छा, अब 1.44 का रूट क्या होता है, यहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको बता दूं। इसको एक काम करिए, आप 1.44 को लिखें 144 अपॉन 100। रूट के अंदर वैल्यू जितनी बड़ी होगी रूट निकालना उतना आसान होता है। तो 1.44 को 144/100 लिखोगे तो बाहर रूट के निकलेगा 12/10। 12/10 मतलब 1.2। सो 3 अपॉन 1.2 आप लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 8, जो लगभग 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी, और यही इसका आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम यहां आ जाएं, और ये डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका डायरेक्शन बताएं जरा। गौतम ने आंसर दिया है +x, और बताएं। देखिए, डायरेक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, और इसी उम्मीद के साथ मैंने दिया है ये क्वेश्चन कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत अच्छे से बता पाएंगे। राइट हैंड रूल लगा, सबसे पहले थंब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो है -k, तो नीचे गया -k में थंब। ये आपको भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा, बस मैं ही चलाता रहूं इससे कुछ नहीं होगा। तो आप भी थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को ढीला करें, और ये इस अंगूठे को -k की डायरेक्शन में रखें ना, -k लिखा हुआ। अब वेलोसिटी है j, y डायरेक्शन, और आप अच्छे से जानते हैं अंगूठे को पकड़ के रखो और ये इसको घुमाओ। देखो ये मैं भी घूम गया और ये भी घूम गया। तो ये जो वेलोसिटी है ना, हमारी जो मिडिल फिंगर है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है, और ये वेलोसिटी मैंने रख दी है +j में, +j -k, +j -k। तो आप बताइए इंडेक्स फिंगर किस तरफ गई है? इंडेक्स फिंगर गई है मेरी -x की तरफ, ये -x होगा। ओके, फिर से देखें, -k +j, तो ये कौन सा एक्सिस होगी? ये होगी मेरी -x एक्सिस। तो आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी along, magnetic field will be along -x axis। क्लियर? एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालने का भी आपने तरीका अच्छे से पता होगा। मैंने आपको बताया था ये है MEC से रिलेटेड कि C = ऑलवेज E0/B0। जो C की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, इट इज E0/B0। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको B0 की वैल्यू निकालना है, सो इट विल बी E0/C। तो ऐसे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, और इनका आपस में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और रिलेशन बताता हूं, कभी पूछ लिया जाए कि ये जो रूल है ना, राइट हैंड रूल, ये क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के अगर मैं कहूं तो वेलोसिटी वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ ये रिलेशन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं, है ना, ये E है और ये B है, तो ये इसका A क्रॉस B, तो ये C के बराबर होता है। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C। तो B इक्वल्स टू E क्रॉस B, तो ये E है, ये B है, तो ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। ओके, तो ये रिलेशन भी याद रखना, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो ये सारी जानकारी है जो आपको एग्जाम्स में काम आ सकती है। ओके, नोट कर ले।
अब हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि ईएम वेव्स का पार्ट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव से रिलेटेड होता है। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पर जाने वाले हैं और हम सेकंड पार्ट में देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। एक्चुअली मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए थे। तो यही पूछा जाता कि वो प्रिंसिपल्स कौन से थे जो मैक्सवेल ने यूज किए थे। ठीक है ना। तो यही हमारा अगला पॉइंट है कि मैक्सवेल यूज 4 बेसिक कॉन्सेप्ट of physics to explain EM waves theory. ओके, तो वो कौन से इक्वेशन थे? पहला है गॉस थ्योरम in electrostatics। याद करो क्या थी गॉस थ्योरम? गॉस ने कहा था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सबको याद आ गया होगा। ये गॉस थ्योरम थी कि किसी चार्ज को आप किसी सरफेस से इनक्लोज कर दो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज इन्होंने किया था दैट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड, इन या फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फॉर मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक फील्ड में गॉस थ्योरम क्या होती है, यही अपने आप में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यही सेम लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर लिखेंगे डॉट ds एलिमेंट एरिया। आप अच्छे से जानते हैं ds इज एलिमेंट एरिया एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ये है मैग्नेटिक फील्ड में गॉस थ्योरम। अब इसको पढ़ना आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस is always 0. It means a monopole magnet does not exist. भाई अगर आप कह रहे हो कि किसी भी मैग्नेट को सरफेस से क्लोज करोगे तो उससे टोटल फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा रहेंगे। कोई भी मैग्नेट एक या सिंगल पोल की मैग्नेट नहीं हो सकती। अगर वो सिंगल पोल की मैग्नेट होती तो फिर ये 0 नहीं होता है। जैसे चार्ज डिपेंड करता है प्लस है या माइनस, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक मैग्नेट हमेशा दोनों पोल्स के साथ ही एग्जिस्ट करती है। तो इससे हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि अ मोनोपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। एक पोल की मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं है। ये गॉस थ्योरम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तीसरा जो है वो है एम्पियर्स लॉ। आपने देखा है एम्पियर्स लॉ के अनुसार BdL, यहां DL आएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इनटू नेट करंट प्रेजेंट इन लूप। ओके, इन्होंने बताया कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर आप कोई लूप अगर एज्यूम करते हैं तो उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट DL इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट प्रेजेंट इन दैट लूप। ये भी हम MEC में पढ़ चुके हैं, इसका भी इन्होंने यूज किया था।
लेकिन मैं अब आपको इसी के आगे की कहानी बताना चाह रहा हूं कि इसमें इन्होंने करेक्शन किया है, करेक्शन मेड बाय मैक्सवेल। तो इसमें जो भी करेक्शन किए गए हैं वही हम अब देखने जा रहे हैं। इन्होंने इसमें क्या करेक्शन किया था, जो पहले एज्यूम था उसमें करेक्शन करके इन्होंने बताया, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्या है, इन्होंने अभी जगह थोड़ी कम है, 4 इक्वेशन यूज किए थे, लिखा है ना मैंने 4 बेसिक। तो मैं चौथा भी बता ही देता हूं, तो इसके बाद आप इकट्ठा नोट कर लेना। फोर्थ भी मैं यही लिख देता हूं। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी ई डी एल। अच्छा, अब आप ये बताइए ये इक्वेशन कहां देखा है? ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस फाई ई बाय डी फाई बाई डी। ये एक्चुअल में आपने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, याद आया आपको? ये लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्चुअल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंटू डीएल, ईडीएल ईएमएफ या वोल्टेज होता है। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये फैराडे लॉ भी कहलाता है। याद है आपको फैराडे लॉ? तो इस प्रकार से इन्होंने 4 इक्वेशंस का यूज करके ईएम वेव्स की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो ई है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इट इज इक्वल्स टू रेट इन चेंज ऑफ फ्लक्स विद नेगेटिव साइन। जो नेगेटिव साइन है वो लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन बताता है। तो ये 4 इक्वेशंस यूज किए थे और ये आपको पता होना चाहिए। नोट कर लें अब इसको अच्छे से। तो अब हम इसके अगले पार्ट में चल रहे हैं। हमने देखा कि 4 इक्वेशन का यूज करके मैक्सवेल ने ईएम वेव्स की थ्योरी को बताया था। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमको समझना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का पहले जब जनरल फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, है ना, इसकी प्रेजेंस के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब डायरेक्ट करंट डीसी के बाद एसी का आविष्कार हुआ तब डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि एसी या अल्टरनेटिव करंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होने लगता है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कैपेसिटर डीसी रेजिस्टेंस के साथ, कैपेसिटर एसी के साथ एक फाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, एक्सी लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी से लिखते हैं। वहीं वह डीसी के साथ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर बिटवीन द कैपेसिटर एंड डायरेक्ट करंट सोर्स इज कनेक्टेड, है ना। बैटरी या सेल जोड़ोगे तो आपको प्लेट के बीच में कोई भी करंट नहीं दिखेगी और करंट की वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क तो आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि वहीं डीसी के साथ कैपेसिटर ब्लॉक करता है करंट को और एसी को अलाउ कर रहा है और एक फाइनाइट रेजिस्टेंस भी दे रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को समझाने के लिए ही डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअल में जब एसी सोर्स लगाते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता है, वो चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। और प्लेट्स के बीच में उस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चेंज हो रहा है
वहां एक और करंट बनती है और दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहां और क्यों बन रही है। ओके, तो मैं इसको नोट भी कर देता हूं कि व्हेन देयर इज अ चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड between plates of capacitor, then a current is produced, then a current is produced in gap between the plates which is called displacement current। क्लियर? तो ये ऐसी जगह में ही डिस्प्लेसमेंट करंट आती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आती है। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो सपोज ये एक कैपेसिटर है और ऑब्वियसली इसे हमें एसी सोर्स से जोड़ना पड़ेगा। तो एसी सोर्स में आप जानते हैं कि हाफ साइकिल में ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्लेट नेगेटिव होगी, और फिर दूसरे हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। तो बहुत तेजी से इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं एसी सोर्स है तो इसके अंदर जो भी करंट है वो IRMS फ्लो होगी और इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से प्लेट्स के बीच में चेंज होगा। ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे से जानते हैं, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब यहां करंट कैसे आ रही है, मैथमेटिकली करंट कैसे और कहां छुपी हुई है ये हम देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो Q कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू dE। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख सकते हैं हम Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। Sigma is charge density and it is written as Q by A epsilon naught. So E equals to sigma upon epsilon naught equals to Q upon A epsilon naught. Okay? तो Q equals to हो जाएगा A epsilon naught into E. Now differentiate with respect to T. अगर आप इसको differentiate करोगे चार्ज को, so dQ by dt, इसमें constant है A, epsilon naught और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, so dE by dt. Okay, अब mathematically you know that dq by dt is the current flowing. इसका मतलब है कि इस स्पेस में ये जो dq by dt है ये करंट एलिमेंट है और इसको हम id से लिखेंगे and which is called displacement current. So id is a epsilon naught dE by dt. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का। A is area of plates, epsilon naught is permittivity of medium and dE by dt, ये जो होगा इसका यूनिट ये होगा वोल्ट पर मीटर इनटू सेकंड।